हेलो स्टूडेंट्स, आपकी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 बहुत ही नज़दीक आने वाली है। लगभग आपके पास 20 दिन का समय है। इस 20 दिन में आपको इतनी मेहनत करनी है जो आपने अप्रैल से लेकर अब तक नहीं की। आपके पास अब भी समय है। आप बार बार अभ्यास करते रहें। एनसीईआरटी की आपकी जो बुक है इसका बार बार अभ्यास करते रहें। जो भी आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए जाते हैं आपके टीचर्स की तरफ से, उनको आप बार बार करते जाएं। एमसीक्यू क्वेश्चन को आप ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करें। जहाँ भी आपको एमसीक्यू क्वेश्चन मिल जाए उनको सोल्व करें, क्योंकि एमसीक्यू आपके पास आपके पेपर में 20 एमसीक्यू क्वेश्चन मिलते हैं। तो आपको बहुत ही अच्छे से एमसीक्यू क्वेश्चंस को करना है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्री बोर्ड एग्ज़ाम 23-24 का जो आपका हुआ था उसका साइंस 086 इसका कोड है। साइंस सब्जेक्ट का प्री बोर्ड एग्ज़ाम का जो स्टार्टिंग के आपके 20 क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू, उनका फुल सॉल्यूशन मैं यहाँ पर लेके आया हूँ। मैं प्रदीप आजिया सर आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। बिना स्किप किए आप इन 20 क्वेश्चंस को देखें। चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखें आप, प्रश्न 1 से 20 में प्रत्येक में दिए गए 4 विकल्पों में से प्रत्येक में जो है वो आपको क्या करना है, सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है और उसको लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, उपचयन एक प्रक्रिया है जिसमें शामिल है ऑक्सीजन का योग है, हाइड्रोजन का योग है, ऑक्सीजन को हटाना है, बी और सी दोनों है। देखो, उपचयन कब होता है? उपचयन जब होता है जब किसी भी अभिक्रिया के दौरान अभिकारक में ऑक्सीजन जुड़ता है। ऑक्सीजन क्या होता है? जुड़ता है। या हाइड्रोजन जो है वो क्या होता है? घटता है। या तो हाइड्रोजन की कमी हो या ऑक्सीजन बढ़ता हो, वो होता है उपचयन। और अपचयन में इसका उल्टा होता है। अपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन जो है उसकी कमी होती है और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। ठीक है, उपचयन अपचयन। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है वो ए सही हो जाएगा, ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीजन का जुड़ना। फिर सेकंड क्वेश्चन है, पृथ्वी की भूप्रकृति में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु जो स्वतंत्र रूप से पाई जाती है, लोहा, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सोडियम। तो एल्यूमिनियम जो है वो स्वतंत्र रूप से भूप्रकृति पे पाई जाती है, तो एल्यूमिनियम आपका आंसर हो जाएगा बी। फिर है थर्ड क्वेश्चन, Na2CO3 10H2O का सामान्य नाम है धोने का सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, टार्ट्रिक अम्ल। तो ये क्या है? धोने का सोडा। कौन सा है? धोने का सोडा है, और ये सोडियम क्लोराइड से प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है? जो बेकिंग सोडा आता है उसको गर्म करके सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जाता है, और सोडियम कार्बोनेट को क्या किया जाता है? पुनः क्रिस्टलीकरण से क्या बनाया जाता है? धोने का सोडा बनाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, इसमें देखें आप, फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था दी गई धातुओं की उनकी अभिक्रियाशीलता के अवरोही क्रम यानी घटते क्रम को सही दिखा रहा है। यहाँ पर 4 धातु दी गई आपको, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम और सोडियम। इन 4 धातु में कौन सी धातु सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है वो सबसे पहले आएगी, उसके बाद उससे कम, फिर लास्ट में जो सबसे कम अभिक्रियाशील है वो धातु आएगी। तो आपकी बुक में बहुत अच्छे से अभिक्रियाशीलता की एक सारणी दे रखी है, एक टेबल दे रखी है। तो आपको याद होगा, इस टेबल में सबसे ऊपर जो आता है सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है वो है पोटेशियम, फिर आता है सोडियम, सोडियम के बाद में आता है कैल्शियम, कैल्शियम के बाद में आता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद में आता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद में आता है जिंक, जिंक के बाद में आता है फेरस यानी आयरन, और फिर आता है पीबी लेड। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या क्या दिया गया है? यहां पर हमें दिया गया है सोडियम। तो सबसे पहले सोडियम आ गया, जिसमें भी सोडियम है, यहाँ इसमें भी सोडियम है, इसमें भी है, इसमें भी है। देखते हैं आगे। उसके बाद में सोडियम के बाद में क्या दिया गया है अपने को? मैग्नीशियम।
मैग्नीशियम यहाँ देखें तो जिसमें भी मैग्नीशियम है इसमें है, इसमें है, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन गलत हो जाते हैं। इसके बाद में आगे चलते हैं, एल्यूमिनियम, जिंक, जिंक आया है, ठीक है, जिंक दे रखा है यहाँ पर, तो जिंक ही आ गया इसमें, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। अपना डी ऑप्शन इसमें ठीक हो जाएगा। सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक और आयरन, इन चार धातु में से आयरन जो है वो सबसे कम अभिक्रियाशील है और सोडियम सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है। तो अभिक्रियाशीलता की जो सारणी है, टेबल दे रखी है आपकी बुक में, इसमें जो गोल्ड होता है Au, वो सबसे कम अभिक्रियाशील होता है, ठीक है, सबसे निचले पायदान पर होता है गोल्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? ये धातु ऑक्साइड जो होते हैं वो कैसे होते हैं? क्षारकीय होते हैं। कैसे होते हैं धातु के ऑक्साइड? क्षारकीय प्रकृति के होते हैं। धातु के जो भी ऑक्साइड होते हैं वो क्षारकीय प्रकृति के होते हैं। और ऐसे धातु ऑक्साइड जो क्या करते हैं, अम्ल और क्षारक दोनों के साथ क्या कर लेते हैं, अभिक्रिया कर लेते हैं और लवण प्लस जल बनाते हैं। लवण प्लस जल, क्षारक के साथ भी अभिक्रिया कर लेंगे और किसके साथ, अम्ल के साथ भी अभिक्रिया कर लेंगे और दोनों में ही क्या बनाएंगे, वो लवण और जल का निर्माण करेंगे। ऐसे धातु ऑक्साइडों को क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो ऐसे में कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? इसमें आपका ऑप्शन जो सही होगा वो है Al2O3। कौन सा होगा? Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है। अगले में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विस्थापन अभिक्रिया दर्शाएगा? विस्थापन अभिक्रिया कौन सा दर्शाएगा? तो विस्थापन अभिक्रिया दर्शाने के लिए हम इसमें देखेंगे, विस्थापन अभिक्रिया दर्शाएगा FeSO4 विलियन और तांबा धातु। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पर कॉपर सल्फेट होता और यहाँ पर फेरस होता तो हो सकता था, ये नहीं होगा। AgNO3 विलियन और तांबा धातु, ये होगा। आगे देख लेते हैं, कॉपर सल्फेट विलियन और चांदी धातु नहीं होगा। NaCl विलियन और तांबा धातु, ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें जो सिल्वर नाइट्रेट है, ये सिल्वर नाइट्रेट है, ये क्या करता है, इसकी रिएक्शन अगर हम देखें तो 2Ag प्लस Cu, कॉपर, ठीक है। अभिक्रिया जब इसमें होगी, अभिक्रिया के दौरान क्या बनाएगा ये, Cu कॉपर, ठीक है, ब्रैकेट NO3 ब्रैकेट बन 2 प्लस 2Ag, यहाँ पर सिल्वर अलग हो जाएगा। सिल्वर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया, यहाँ पर क्या हो गया, सिल्वर अलग हो गया। तांबा जो है वो ज़्यादा अभिक्रियाशील है, तो उसने किसको, सिल्वर को यहाँ से विस्थापित कर दिया, ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एल्यूमिनियम की पत्ती को परख नली में तुरंत तैयार किए गए फेरस सल्फेट के विलयन में, कौन से विलयन में, फेरस सल्फेट में, FeSO4 में, FeSO4 में क्या कर दिया गया, डुबाकर रखा जाता है। एक एल्यूमिनियम की पत्ती को परख नली में तुरंत तैयार किए गए फेरस सल्फेट के विलयन में डुबोकर रखा जाता है। तो प्रेक्षण किया गया जाता है, वो क्या है, क्या प्रेक्षण किया जाता है इस समय, देखते हैं। हल्के हरे रंग का विलयन धीरे धीरे भूरा हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। परख नली का निचला सिरा थोड़ा गर्म हो जाता है, नहीं। जलती हुई सल्फर की गंध वाली एक रंगहीन गैस प्रेक्षित होती है। हल्के रंग का विलयन नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। तो इसमें से जो आप देखेंगे कि जब क्या होता है, इसमें आप देखेंगे तो एल्यूमिनियम जो है वो क्या हो जाता है, इसमें घुल जाता है। एल्यूमिनियम जो है वो फेरस से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, तो फेरस को यहाँ से हटा देता है और यहाँ पर एल्यूमिनियम सल्फेट बन जाता है। क्या बन जाता है, एल्यूमिनियम सल्फेट बन जाता है, Al2SO4 ठीक है, ये एल्यूमिनियम सल्फेट बन जाता है। तो यहाँ पर जो फेरस का रंग था, जो हरा रंग था, वो धीरे धीरे किस में बदल जाता है, भूरे रंग में बदल जाता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पर। अमीबा में भोजन का पाचन होता है,
8वां प्रश्न है आपका, अमीबा में भोजन का पाचन होता है। तो अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है जिसका कोई निश्चित आकार नहीं है। एक इसमें केंद्रक होता है, एक कोशिकीय है तो इसमें क्या हो जाएगा, केंद्रक हो जाएगा। इसमें छोटी छोटी खाद्य रिक्तिकाएं होती हैं। क्या होती हैं, खाद्य रिक्तिकाएं, और उसमें ही भोजन का पाचन होता है। तो पहला ए ऑप्शन इसमें हो जाएगा, खाद्य रिक्तिका में भोजन का पाचन होता है। 9वां प्रश्न है, यीस्ट में अवायवीय श्वसन द्वारा कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं। यीस्ट में अवायवीय श्वसन द्वारा कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं। तो आप देखेंगे लैक्टिक एसिड और ऊर्जा ये कब होते हैं, ऑक्सीजन की जो अभाव होता है, जब ऑक्सीजन का क्या होता है, अभाव होता है, उस समय ऐसा होता है। दूसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा, यहाँ ऑक्सीजन की उपस्थिति के समय होता है ऐसा, जब ऑक्सीजन उपस्थित होती है उस समय ऐसा होता है। फिर इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा ये कब बनते हैं, जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, यानी अवायवीय श्वसन होता है। किसमें होता है, ये यीस्ट में होता है। इसमें इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा का निर्माण होता है, और 2 कार्बन अणु बनते हैं इसमें ऊर्जा के। कितने, 2 कार्बन अणु, 2 कार्बन अणु बनते हैं इसमें, यीस्ट में 2 कार्बन अणु बनते हैं इसमें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ठीक सी हो जाएगा। 10वें प्रश्न पे चलते हैं। प्लेज्मोडियम में जनन के दौरान एक कोशिका की कई कोशिकाओं में विभाजित होना कहलाता है। प्लेज्मोडियम में आपकी बुक में एक डायग्राम के माध्यम से बहुत अच्छे से इसको समझा रखा है। मुकुलन, बहुखंडन, द्विखंडन और सूत्री विभाजन। तो बहुखंडन होगा इसमें। प्लेज्मोडियम का जो जीव है, ठीक है, इसके जितने टुकड़े हो जाएंगे, प्रत्येक टुकड़ा एक नया जीव बन जाएगा, एक नई संतति तैयार हो जाएगी उससे, इसलिए क्या आएगा, बहुखंडन। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण या लक्षण माता पिता से संतति में वंशागत हो सकता है। माता पिता से उसके बच्चे में कौन सा लक्षण आ सकता है। तैराकी तकनीक, तैरने की तकनीक जो है, बड़ी नाक, सुडौल शरीर और तीरंदाजी। तो यहाँ पे आप बहुत ध्यान से समझें। तैराकी हो सकता है कि किसी व्यक्ति ने ये तैराकी सीखी है, ठीक है, तो तैराकी भी सीखी है। सुडौल शरीर आप देखें तो जिम गया है कोई और, या खान पान बहुत अच्छा उसने किया है, क्या पता जन्म के समय वो कमजोर होगा, उसके बाद में उसने जो है वो अपने शरीर को बहुत अच्छा तैयार किया होगा। तो सुडौल शरीर। और तीरंदाजी, तीर चलाने में, तीरंदाजी में वो जो है उसने महारत हासिल की है। तो ये उसके उपार्जित लक्षण है। ये क्या है, उपार्जित लक्षण है। जबकि बड़ी नाक जो है वो क्या है, उसका आनुवांशिक लक्षण है जो माता पिता से आ सकता है। तो वंशानुगत जो लक्षण होगा वो बड़ी नाक का होगा। ध्यान रखें आप इसे, जो उपार्जित लक्षण हैं वो वंशानुगत नहीं होते। तो ये सभी 3 जो और हैं ये उपार्जित लक्षण हैं, इनके द्वारा अर्जित किए गए हैं ये। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 12वें पे। यदि लार में लार एमिलेस ना हो तो मुख गुहा में निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया प्रभावित होगी। ये ऑप्शन है, मंड का शर्करा में खंडित होना, बी है प्रोटीन का अमीनो अम्ल में परिवर्तित होना, सी है विटामिन का अवशोषण, और डी है वसा का वसा अम्ल और गिल्सरोल में परिवर्तित होना। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि वसा का वसा अम्ल और गिल्सरोल में परिवर्तित होना तथा प्रोटीन का अमीनो अम्ल में परिवर्तित होना, ये कहाँ होता है, क्षुद्र आंत्र में होता है, यानी छोटी आंत्र में प्रक्रियाएं होती हैं। और विटामिन का अवशोषण ये कहाँ होता है, ये आमाशय में होता है। तो मुख गुहा में जो है ये क्या होगा, मंड का शर्करा में खंडित होना। ठीक है, ए ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। बहुत ध्यान से ऐसे प्रश्न आपको करने हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सामान्यतः अवतल दर्पण पर आपतित प्रकाश की किरण परावर्तन पर वास्तविक प्रतिबिंब बनाती है। कैसा प्रतिबिंब बनाती है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाती है। और वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है आपको पता होगा, परावर्तित किरण कौन सी होगी यहां पर ये बताना है। तो थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से इसको समझ लेते हैं हम। यहां पर कौन से दर्पण की बात हो रही है, अवतल दर्पण की। तो ये अवतल दर्पण बना दिया हमने, अवतल दर्पण हो गया। यहां पर कह रहा है कि आपतित प्रकाश की किरण परावर्तन पर वास्तविक प्रतिबिंब बनाती है। चलो जी, बहुत अच्छी बात इसमें बताई गई है, आसानी से समझ में आ जाएगा। यहां पर हम बना देते हैं अवतल दर्पण। यहां से प्रकाश की किरणें आई हैं,
प्रकाश की किरणें यहाँ से आई हैं सीधी, यहाँ से टकराने के बाद में, परावर्तन के बाद में क्या होगी, ये प्रकाश की किरणें यहाँ पर जो हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेगी। इस बिंदु पर क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। तो जब भी प्रतिच्छेद करती हैं रेखाएं, परावर्तित रेखाएं, तभी ही प्रतिबिंब बनता है। एक बात तो आपको ये ध्यान रखना है, प्रतिबिंब कब बनता है, जब परावर्तित किरणें जो हैं या अपवर्तित किरणें हैं दर्पण में परावर्तित होंगी, लेंस में अपवर्तित हो जाएंगी, ये आपस में प्रतिच्छेद करती हैं तो प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, और वास्तव में ये प्रतिच्छेद कर रही हैं तो ये वास्तविक होगा। अगर इनका आभास होता है कि वो प्रतिच्छेद कर रही हैं तो वो आभासी होगा, इसलिए ये वास्तविक है। और कैसा है, प्रतिबिंब जहां प्रतिच्छेद कर रही है। तो यहां पर जो आप प्रकाश की किरणें देखेंगे ये ऐसे आपतित हुई हैं, उसके बाद में जब ये मुड़कर गई हैं यहां पर तो कैसी हुई हैं, एक जगह आ रही है, सारी की सारी एक जगह आ रही है, तो इसको बोलते हैं हम अभिसारित। क्या बोलते हैं इसको, अभिसरित होना। ठीक है, अभिसरित हो रही है सारी की सारी, क्योंकि एक जगह पे मिल रही है इसलिए क्या हो रही है, अभिसरित। अगर इसकी जगह क्या दे दिया जाता, इसकी जगह ये दे दिया जाता कि अवतल दर्पण पर आपतित प्रकाश की किरण, ठीक है, आपतित प्रकाश की किरण के बारे में ही यहां पर दिया जाता तो वो क्या होता, समांतर होता। ठीक है, लेकिन ये क्या रहा है कि परावर्तन के बाद, ठीक है, परावर्तन पर, तो परावर्तन के बाद जो है वो कैसी हो जाएगी, अभिसरित हो जाएगी, एक जगह हो जाती है वो। क्वेश्चन नंबर 14 है, ऊंची इमारतों के शीर्ष पर लगाए गए खतरे के संकेत लाल रंग के होते हैं। इन्हें दूर से आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि अन्य सभी रंगों के बीच लाल प्रकाश की क्या विशेषता है, धुएं या कोहरे में सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है, धुएं या कोहरे में सबसे कम प्रकीर्णन होता है, धुएं या कोहरे द्वारा सबसे अधिक अवशोषित होता है, वायु में सबसे धीमी गति से चलता है। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है धुएं या कोहरे से सबसे कम प्रकीर्णन होना। ठीक है ना, सबसे कम प्रकीर्णन होता है कौन सा, लाल रंग, इसलिए ये हमें आसानी से दिखाई देता है, चाहे कितना भी कोहरा हो उसमें भी हमें दिखाई दे जाता है। अगला प्रश्न है 15वां, प्रकृति यानी पारितंत्र में सफाई कर्मी कौन है, सफाई कर्मी कौन सा है इनमें से, तो उत्पादक है, उपभोक्ता है, शाकाहारी है, और विघटक या अपमार्जक, जिसको अपघटक भी बोलते हैं हम, अपघटक भी कई बार शब्द आ जाता है, अपघटक। ठीक है, तो ये अपघटक ही जो है वो पर्यावरण को शुद्ध करने का काम करता है। ये 8वीं क्लास में भी प्रश्न है आपके में। ठीक है, तो बहुत आसान प्रश्न दिया गया है। अगला प्रश्न है, जैव निम्नीकरणीय कचरे में शामिल है, जैव निम्नीकरणीय, ऐसा कचरा जिसको अगर मिट्टी में दबा दें तो कुछ समय बाद में वो मिट्टी में ही मिल जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ऐसा कौन सा इनमें से कचरा है, एल्यूमिनियम फॉइल नहीं हो सकता, कांच की बोतल भी नहीं हो सकती, कीटनाशक भी नहीं हो सकता, लकड़ी का बुरादा हो सकता है। ठीक है, लकड़ी का बुरादा अगर थोड़े दिन में मिट्टी में रहेगा तो वो वहां समाप्त हो जाएगा, मिल जाएगा मिट्टी में। तो ये क्या हो गया, लकड़ी का बुरादा, जैव निम्नीकरणीय। ये सब क्या है, ये तीनों जो है वो अजैव हैं, अजैव निम्नीकरणीय, ये जैव निम्नीकरणीय है, डी ऑप्शन आपका। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता कि सर इसका ऑप्शन तो हमें दिया ही नहीं गया, हम इसका ऑप्शन कहाँ से करके आए। तो वो या तो ए लिख के आ जाते हैं या आर लिख के आ जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना, आपको क्या करना है, पहले ऊपर 4 आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, यहाँ पर इसको ध्यान से पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 से 20 में 2 कथन शामिल हैं, अभिकथन ए और कारण आर। ठीक है, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, एक अभिकथन दिया गया है, एक कारण दिया गया है। नीचे दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प का चयन करके इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। कैसे देने, पहला देखो, अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही हो, अभिकथन भी सही हो और कारण भी सही हो। ठीक है, और कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता हो, तब आपको ए ऑप्शन लगाना है। ठीक है, अगर ये अभिकथन सही हो, कारण भी सही हो, और ये कारण इसके बारे में सही बता रहा हो, किसके बारे में, अभिकथन के बारे में, तो आपको ए ऑप्शन लिखना है। कौन सा ऑप्शन लिखना है, ए ऑप्शन करना है। बी ऑप्शन कब करना है, बी ऑप्शन करना है आपको जब अभिकथन ए और कारण दोनों सत्य हों, दोनों सही हों, और कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। दोनों बातें तो सही हैं लेकिन आपस में रिलेट नहीं करती ये बातें, तब आपको बी ऑप्शन करना है। ठीक है, तो वहां पर आपको बी लिख देना है, क्वेश्चन नंबर लगा के, क्वेश्चन नंबर जो भी आपका है उसमें आके जो भी ऑप्शन आपका सही है वो लिखना है। आप ये ना देखें कि हम आर लिख देंगे और ए लिख देंगे, ये नहीं लिखने आपको। फिर सी ऑप्शन है, अभिकथन ए सत्य है, पहला क्या आता है, सत्य आता है, पहला सही है,
लेकिन आर गलत है। अगर ये स्टेटमेंट दूसरी वाली कारण वाली गलत है और पहली सही है तो आप सी ऑप्शन लगाएंगे। डी में क्या है, अभिकथन ए असत्य है। अभिकथन ए असत्य है यानी ये गलत है, लेकिन आर सत्य है, ये सही है। पहला गलत, ए वाला गलत है और आर वाला सही है, तो आपको डी लगाना है। देख लेते हैं हम क्वेश्चन में 17वें प्रश्न में देखते हैं क्या है। अभिकथन दे रखा है, अभिकथन क्या दे रखा है इसमें अभिकथन दे रखा है, रासायनिक अभिक्रिया किसी पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुणों को बदल देती है। बिल्कुल सही बात है, रासायनिक अभिक्रिया किसी पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुणों को बदल देती है, सही बात है। दूसरा कारण क्या दे रखा है, रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ को रासायनिक संरचना में परिवर्तन होता है और एक नया पदार्थ बनता है, बिल्कुल नया पदार्थ बनता है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान। ठीक है, तो ये बात भी सही है और ऊपर वाले की ये सही व्याख्या भी कर रहा है, तो 17वें का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 17वें में आप क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, 17वें में ए। चलते हैं 18वें क्वेश्चन की ओर। अठारहवें क्वेश्चन में देखिए आप, देखिए आप, अभिकथन ए, आंतरिक निषेचन में नर और मादा युग्मक मादा शरीर के अंदर संलयन करते हैं। आंतरिक निषेचन में जो है नर और मादा युग्मक मादा शरीर के अंदर संलयन करते हैं, यानी निषेचन इसमें ही होता है, मादा के शरीर में होता है। बिल्कुल सही बात है यहाँ पर, ठीक है ना। आंतरिक निषेचन जो होता है, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन दो प्रकार के निषेचन होते हैं। तो आंतरिक निषेचन होता है यहाँ, वो किस में होता है, मादा के शरीर में होता है। दूसरी यहाँ पर जो बात कही गई है वो है कारण आर, सभी मछलियों में निषेचन आंतरिक रूप से होता है, ये बात इसकी क्या है, गलत है। ठीक है, तो 18वें में क्या आ जाएगा, ए सही है, आर गलत है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न है, फिर 19वां प्रश्न, अभिकथन ए, किसी सीधे चालक में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा बदलने पर चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उलट जाती है। बिल्कुल सही बात है। अगर विद्युत धारा की प्रवाह की दिशा बदल दी जाए तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा भी क्या होती है, पलट जाती है, उलट जाती है। सही बात है ये। दूसरा क्या दिया गया है इसमें कारण, किसी चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वाम हस्त अंगुष्ठ के नियम के अनुसार दी जा सकती है। नहीं, ये बात गलत है। वाम हस्त नहीं, यहाँ पर दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम आता, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम आता तो सही होता, इसलिए ये बात गलत है। तो पहला सही है इसमें ए और आर गलत है, तो इसका भी सी ऑप्शन हो जाएगा। 19वें का भी सी ऑप्शन हो जाएगा। 20वां देखते हैं जो कि अपना लास्ट प्रश्न है। अभिकथन ए, ओजोन ऊपरी वायुमंडल में अल्ट्रावायलेट, यूवी कौन सी है, अल्ट्रावायलेट यानी प्राबैंगनी विकिरणों की उपस्थिति में O2 द्वारा बनता है। सही है। ओजोन परत की स्थिति से अल्ट्रावायलेट किरणें पृथ्वी तक पहुंचेगी जिससे त्वचा कैंसर हो सकता है, ये भी सही है। लेकिन जो नीचे वाला कारण है ये ओजोन परत बनने की प्रक्रिया में कोई इसकी व्याख्या नहीं करता। ठीक है, ऊपर वाला कह रहा है कि ओजोन ऊपरी वायुमंडल में अल्ट्रावायलेट विकिरणों की उपस्थिति में क्या होता है, जो ऑक्सीजन होती है ये जब इस पे प्राबैंगनी किरणें पड़ती हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें पड़ती हैं, इस पे अल्ट्रावायलेट किरणें पड़ती हैं तो ये अलग अलग में बढ़ जाती है ऑक्सीजन। ठीक है, और जब ये वापस किसके संपर्क में आती हैं, ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, ये स्वतंत्र जो परमाणु है ये जब ऑक्सीजन O2 के संपर्क में आता है तो O3 बनती है इससे। ठीक है, ओजोन बनती है O3। तो ये बात भी सही है और ये भी सही है, लेकिन ये कारण ऊपर वाले की सही व्याख्या नहीं करता, इसलिए यहाँ पर क्या ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत अच्छे से आप इनको समझ लें, कंफ्यूज होने की आपको जरूरत नहीं है कि किस प्रकार से इनको क्वेश्चंस को करना है, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। अब आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करें, मैं आपके लिए लगातार ऐसे क्वेश्चन लेके आता रहूँगा। अगर आपको सिलेबस के बारे में थोड़ा भी डाउट है तो उसका एक वीडियो है जो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, आप उसको ज़रूर देख लें, सिलेबस का आपको पता चल जाएगा। और ऐसे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लगातार लेके आता रहूँगा, इसलिए आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।